नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की श्रृंखला के क्रम में हम सभी लोग सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लासों में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक तथ्यों के बारे में विस्तार से समझा था। आज उसी के आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, उनके आर्थिक जीवन, उनके उद्योग और व्यापार आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। तो सबसे पहली बात तो ये जानते हैं कि आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में किन किन प्रजातियों के लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में किन किन प्रजातियों के लोग रहते थे, सबसे पहली बात जानने वाली ये है। तो कौन कौन सी प्रजाति के लोग रहते थे देखते हैं। सबसे पहली प्रजाति जो थी वो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी, जिसे द्रविड़ जाति भी कहा जाता है। यानी पहली प्रजाति हुई भूमध्य सागरीय प्रजाति, द्रविड़ जाति। हमने बताया भी था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे वो द्रविड़ जाति के लोग ही थे। द्रविड़ जाति अर्थात भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग। तो पहली प्रजाति जो सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करती थी वो थी भूमध्य सागरीय प्रजाति। अब और कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती थी? देखिए, कुल 4 प्रकार की प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करती थी। साक्ष्यों के आधार पर यह जाना गया है। कौन कौन सी प्रजातियां होती थी? पहली प्रजाति तो यही हो गई भाई, भूमध्य सागरीय प्रजाति। अब दूसरी प्रजाति के बारे में जानते हैं। तो दूसरी प्रजाति कौन सी थी? दूसरी प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति, इसी को काकेशियन प्रजाति भी कहा जाता है। काकेशियन प्रजाति कहें या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति, पहली प्रजाति। दूसरी और कौन सी होती थी? मंगोलॉयड। मंगोलॉयड प्रजाति के लोग थे। अगले कौन से थे? अल्पाइन। ये 4 प्रकार की मानव प्रजातियां सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक भूमध्य सागरीय प्रजाति, दूसरी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड जिसको काकेशियन प्रजाति भी कहा जाता है, तीसरी मंगोलॉयड और चौथी अल्पाइन। ये 4 प्रकार की मानव प्रजाति के साक्ष्य हमको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। 4 प्रकार की मानव प्रजातियां रहती थी, पहली बात। दूसरी बात, प्रश्न ये उठता है कि इन 4 प्रजातियों में कौन सी वो प्रजाति थी जो सर्वाधिक निवास करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी सर्वाधिक प्रजाति के लोग कौन से थे सिंधु सभ्यता में? तो सर्वाधिक प्रजाति जो थी वो भूमध्य सागरीय प्रजाति ही थी। भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक थे। इसका कारण था चूंकि यही लोग निर्माता थे सिंधु सभ्यता के, द्रविड़ जाति के लोग ही माने जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग ही सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक होंगे। तो सामाजिक जीवन के बारे में एक फैक्ट हो गया कि किन किन प्रजातियों के लोग सिंधु सभ्यता में निवास करते थे और सबसे अधिक किस प्रजाति के लोग सिंधु सभ्यता में निवास करते थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में 4 प्रकार के व्यवसायिक वर्गों का उल्लेख मिलता है या साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के व्यवसायिक वर्ग थे? देखिए, एक था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 प्रकार के व्यवसायिक वर्ग हमको देखने को मिलते हैं सिंधु समाज में। अब देखिए, जो विद्वान हैं उनको हम क्या मान सकते हैं? विद्वानों को ब्राह्मण मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। विद्वान क्या है? ब्राह्मण। योद्धा, योद्धा किसको मान सकते हैं? क्षत्रिय को।
व्यापारी किसको मान सकते हैं? वैश्य को। और श्रमिक किसको मान सकते हैं? शूद्र को। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो वैदिक सभ्यता हुआ करती थी, वैदिक सभ्यता में 4 वर्णों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इन 4 वर्णों का प्रारंभिक स्वरूप कहीं ना कहीं हमें इस सैंधव समाज में जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि 4 प्रकार के व्यवसायिक वर्गों के होने का साक्ष्य इस सिंधु घाटी सभ्यता में हमको प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था का आरंभिक स्वरूप हमको इस सैंधव समाज में भी देखने को मिलता है। दूसरी बात ये हो गई। अब अगली बात देखते हैं। अगली बात यह है कि जो सैंधव समाज था वो उचित समतावादी था। उचित समतावादी यानी सभी के साथ समान व्यवहार। ऐसा नहीं है कि सैंधव समाज में किसी एक के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता हो और किसी दूसरे के साथ खराब व्यवहार किया जाता हो। जो सैंधव समाज था वो उचित समतावादी था। ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सैंधव समाज का स्वरूप कैसा था, तो ऑप्शन में उचित समतावादी। अगला देखिए, मात्र सत्तात्मक स्वरूप। हमने बताया हुआ था जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे थे कि सैंधव समाज में प्रत्येक घर से, लगभग प्रत्येक घर से मृण मूर्तियां मिली हुई हैं, मिट्टी की मूर्तियां मिली हुई हैं प्रत्येक घर से लगभग। इन मूर्तियों को अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मूर्तियां जो हैं वो स्त्रियों की प्राप्त हुई हैं। तो सर्वाधिक मूर्तियां स्त्रियों की प्राप्त होना इस बात का संकेत करता है कि जो सैंधव समाज था वो मात्र सत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक नहीं था। तो सैंधव समाज का स्वरूप कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परलोकवाद और पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे। अब यह साक्ष्य कहां से मिला कि परलोकवाद और पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे? देखिए, जो डेड बॉडीज हमको प्राप्त हुई सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान, उन डेड बॉडियों में दैनिक उपभोग की वस्तुएं भी रखी होती थी। तो जब दैनिक उपभोग की वस्तुएं रखी हुई हैं तो कहीं ना कहीं हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सैंधव समाज की सोच में परलोकवाद और पुनर्जन्म जरूर रहा होगा। इसीलिए ये परलोकवाद और पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते थे। आगे चलते हैं। जो सैंधव समाज था वो शांति प्रिय था। शांति प्रिय क्यों था भाई? शांति प्रिय इसलिए था क्योंकि अभी तक जितनी भी खुदाइयां हुई, जितने भी स्थलों की खुदाइयां हुई, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र तलवार ये सारी चीजें हमको नहीं प्राप्त हुई हैं। तो जब युद्ध के प्रमाण हमको नहीं प्राप्त हुए हैं तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सैंधव समाज शांति प्रिय रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। सूती और ऊनी कपड़े, दोनों ही प्रकार के कपड़ों, सूती और ऊनी कपड़ों का प्रयोग सैंधव समाज के लोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। सैंधव समाज के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजनों का भी प्रयोग करते थे। कोई खास बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आभूषणों का प्रयोग, सैंधव समाज के लोग आभूषणों का भी प्रयोग किया करते थे। और आभूषणों के प्रयोग में केवल स्त्रियां ही आभूषणों का प्रयोग नहीं करती थीं, पुरुष भी आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। जैसे आज के समाज में हम देखते हैं कि स्त्रियां भी आभूषण पहनती हैं और पुरुष भी आभूषण पहनते हैं, उसी प्रकार से सैंधव समाज में भी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आभूषणों का प्रयोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। इनके मनोरंजन के साधन क्या थे सैंधव समाज में? तो खिलौना भी मनोरंजन का साधन था। मछली पकड़ना, पासे खेलना, नृत्य, शिकार करना, पशुओं की लड़ाई, ये सब उस समय उनके मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। सैंधव समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी देखने को मिलती है। साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति के भी। तो ये सैंधव समाज के बारे में हमने जाना
कि सिंधु घाटी का भाई उस समय समाज कैसा था, सामाजिक उनका जीवन कैसा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब सैंधव समाज के आर्थिक जीवन के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहली जो बात है आर्थिक जीवन के संबंध में वो ये है कि सैंधव समाज में कृषि अधिशेष की स्थिति थी। कृषि अधिशेष क्या होता है? कृषि अधिशेष होता है कि हमने पैदा की, खेती में, कृषि कार्य में हमने उत्पादन किया, उस उत्पादन में हमने उसका उपभोग भी किया और उपभोग के बाद उस उत्पादन में बहुत सा बच गया। गेहूं का उत्पादन मान लीजिए किया, गेहूं हमने उपभोग भी कर लिया और इसके बाद भी गेहूं क्या है, बच गया हमारा। तो उस बच गए गेहूं को हम क्या करेंगे? निर्यात करेंगे, स्वाभाविक है, बेचेंगे। तो वही चीज होती है कृषि अधिशेष की स्थिति, यानी उपभोग करने के बाद बच जाना। तो आज भी हम देखते हैं कि भारत में कृषि अधिशेष की स्थिति है। इसी प्रकार से सैंधव समाज में भी कृषि अधिशेष की स्थिति हुआ करती थी। अगली बात देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्य फसल पूछी जाती है एग्जाम में बहुत कि आखिर सैंधव सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। तो सैंधव सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो गेहूं और जौ थी। बहुत ध्यान रखेंगे, चावल उनका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। जो मुख्य खाद्यान्न था वो गेहूं और जौ था। चावल के अवशेष बहुत कम प्राप्त हुए हैं, ये हमने स्टार्ट में ही बताया हुआ था। चावल के अवशेष कुछ स्थानों से हमको मिले हुए हैं, लोथल जैसे हुआ, रंगपुर हुआ आदि कुछ स्थानों से चावल के अवशेष हमको जरूर प्राप्त हुए हैं, लेकिन चावल सैंधव समाज का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। मुख्य खाद्यान्न क्या था? मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गन्ने और रागी की फसल से परिचित नहीं थे, यह प्रश्न पूछा जाता है। गेहूं, गन्ने और रागी की फसल से परिचित नहीं थे। तो जब गन्ने का प्रयोग वो नहीं करते थे तो आखिर मुंह मीठा करने के लिए, भाई मिठास का स्वाद लेने के लिए किसका प्रयोग करते थे? बात ये आती है। तो मिठास के लिए किस चीज का प्रयोग किया करते थे? वो शहद का प्रयोग किया करते थे। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन करते थे उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। पहली बात, कपास उत्पादन में दो बातें याद रखेंगे। पहली बात तो ये याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी पहले स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह याद रखेंगे कि सबसे पहले अगर किसी ने कपास का उत्पादन किया था तो वो और कोई नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे। सबसे पहले कपास का उत्पादन करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे। चूंकि सबसे पहले उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही कपास का किया था, इसीलिए यूनानियों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एक शब्द प्रयोग किया हुआ है। उस शब्द का नाम है सिंडन। सैंधव सभ्यता के लिए यूनानियों ने सिंडन शब्द का प्रयोग किया है, चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपास का उत्पादन किया हुआ था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रिय पशु क्या था, यह भी पूछा जाता है। सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे ऑब्जेक्टिव बेस हैं, इनको हम डिटेल से धीरे धीरे समझेंगे। इनका प्रिय पशु कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु जो था वो वृषभ था, बैल। बैल उनका प्रिय पशु हुआ करता था, जिसका प्रयोग वो कृषि कार्यों में किया करते थे। एक बात। दूसरी बात यह जानेंगे, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घोड़ा पालतू पशु था? जी नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घोड़ा पालतू पशु
नहीं था। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि क्या घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का पालतू पशु था? नहीं था। घोड़े के अवशेष कुछ स्थानों से जरूर मिले हुए हैं, हमने बताया हुआ था, जैसे सुरकोटडा हुआ, सुरकोटडा से घोड़े की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहीं कहीं घोड़े की मरण मूर्तियां मिली हुई हैं, कहीं कहीं घोड़े के दांत के अवशेष भी मिले हुए हैं, परंतु इससे यह निष्कर्ष कतई नहीं निकलता कि घोड़ा उनका पालतू पशु था। घोड़ा सैंधव समाज का पालतू पशु नहीं था, इस बात को याद रखेंगे। तो अभी तक हमने सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन पर चर्चा की। आर्थिक जीवन के ही अंतर्गत हम उनके उद्योगों के बारे में जानते हैं कि आखिरकार सैंधव सभ्यता में किन उद्योगों का प्रचलन था और इनका आखिरकार मुख्य उद्योग क्या था। तो जानेंगे। सबसे पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्योग क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्योग जो था वो सूती वस्त्र उद्योग था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्योग क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य उद्योग सूती वस्त्र उद्योग हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। हमने बताया हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मृद भांडों का प्रयोग करते थे। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, और उन मिट्टी के बर्तनों पे खास बात क्या होती थी, वो मिट्टी के बर्तन लाल कलर के होते थे और उन लाल कलर के मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से वो चित्रकारी किया करते थे। और यह भी बताया हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे अच्छी चित्रकारी का प्रदर्शन अपने इन्हीं मृदभांडों पर किया हुआ था, इन्हीं मिट्टी के बर्तनों पर किया हुआ था। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों का भी निर्माण करते थे और वो शिल्प कार्य आदि से भी परिचित थे। आगे जानते हैं। देखिए किन धातुओं का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किन किन धातुओं का ज्ञान था ये जानते हैं। तो धातुओं में वो सोना को भी जानते थे, चांदी को भी जानते थे, तांबे को भी जानते थे, कांसा, टिन और सीसा आदि धातुओं से भी परिचित थे। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लौह युगीन सभ्यता, जब लोहे का आविष्कार हुआ वो आगे पढ़ेंगे। अभी लोहे का आविष्कार नहीं हुआ है, लोहे से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं हैं। अगला फैक्ट जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग करते थे। प्रश्न बनेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस धातु का प्रयोग करते थे, तो वो धातु थी तांबा। देखिए यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होने की बहुत संभावना है, क्योंकि शुरुआत में हमने पढ़ा हुआ था कि सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों थी? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कांसे का प्रयोग किया हुआ था, इसीलिए हमने कहा था कि सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो हमको कंफ्यूज एग्जाम में यह हो सकता है कि हम कांसे पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि हम सोचेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तो सर्वाधिक कांसे का प्रयोग करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे अधिक जिस धातु का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे वो धातु थी तांबा। अब देखिए कांसे का प्रयोग क्यों नहीं सबसे अधिक करते थे, बात ये आती है। सबसे अधिक कांसे का प्रयोग इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि हमने बताया हुआ था कि कांसे का निर्माण कैसे होता है, 90% तांबा और 10% टिन मिलाकर के कांसा बनाया जाता है। तो तांबा तो सैंधव समाज में पाया जाता था, लेकिन टिन सैंधव समाज में नहीं पाया जाता था। टिन का आयात करना पड़ता था सैंधव समाज को। कहां से आयात करते थे टिन का? अफगानिस्तान से करते थे। तो चूंकि टिन का आयात करना पड़ता था, टिन बहुत अधिक मात्रा में वो नहीं आयात कर पाते थे, इसलिए वो कांसे का प्रयोग सर्वाधिक नहीं करते थे। वो सबसे अधिक किस चीज का प्रयोग करते थे? तांबे का प्रयोग करते थे। अब ये कैसे जाना गया कि तांबे का प्रयोग करते थे? क्योंकि जो बर्तन मिले हुए हैं या जो
सिंधु समाज में जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं धातुओं की, वो ज्यादा तांबे की प्राप्त हुई हैं सबसे अधिक। अगर कांसे का वो सबसे अधिक प्रयोग करते होते तो कांसे की प्राप्त होती, लेकिन कांसे की प्राप्त नहीं हुई है। क्या किस धातु की प्राप्त हुई है? तांबे की प्राप्त हुई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे अधिक तांबे धातु का प्रयोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को माप तौल का भी ज्ञान था। वो तराजू आदि में माप तौल भी करते थे। और इस माप तौल में एक जो खास बात है वो ये है कि सिंधु सभ्यता की खुदाई में कोई भी स्थल हो, जहां जहां से हमको वजनी पैमाने मिले, जहां जहां से भी किसी भी स्थल से अगर हमको वजनी पैमाना मिला हुआ है तो उसमें एक विशेषता देखी गई, खास विशेषता यह देखी गई कि वो सारे के सारे पैमाने, वजनी पैमाने 16 के गुणज अनुपात में थे। ये इन वजनी पैमानों की बहुत विशेषता थी कि जितने भी वजनी पैमाने पाए गए स्थानों से वो सारे के सारे पैमाने 16 के गुणज अनुपात में थे। इस प्रकार से इनको माप तौल का भी ज्ञान था और ये खास बात याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं व्यापार की तरफ। आखिरकार कैसा व्यापार करते थे? तो अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार ही था, कृषि नहीं था। यहां पे प्रश्न पूछ करके कंफ्यूज करेगा कि मुख्य व्यवसाय सिंधु सभ्यता के लोगों का क्या था, तो कृषि पर टिक नहीं करेंगे। कृषि नहीं था, क्या था? मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार ही था। अब जब व्यापार था तो देखिए कहां कहां से वो व्यापार करते थे। आंतरिक व्यापार भी करते थे और बाह्य व्यापार भी करते थे। आंतरिक व्यापार का मतलब यह है कि अपने समाज में ही वो, अपनी सभ्यता में ही व्यापार करते थे। और बाह्य व्यापार का मतलब है कि वो विदेशों से भी व्यापार किया करते थे, यानी दूसरी सभ्यताओं से भी व्यापार करते थे। दूसरी सभ्यताओं में जैसे मेसोपोटामिया से हुआ, मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। और एक हमने बताया हुआ था कि लोथल से फारस देश की, ईरान देश की मोहर प्राप्त हुई है। तो फारस देश की मोहर लोथल से प्राप्त होना इस बात की ओर संकेत करता है कि फारस, ईरान के और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आपस में व्यापारिक संबंध थे। और इसी प्रकार से मेसोपोटामिया में भी मोहर प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर बैल की आकृति थी। तो वो इस बात का संकेत करती है कि मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध थे। इस प्रकार अन्य बाह्य कुछ अन्य देशों से भी संबंध थे, जैसे मिस्र हुआ, बहरीन हुआ आदि देशों से। खैर वो अलग की बात है। कुल मिला के वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार किया करते थे। जो प्रश्न एग्जाम में बनता है वो एक ये और है कि एक देखिए, मेसोपोटामिया में एक राजा हुआ था, उस राजा का नाम था सरगोन। अगर उस राजा सरगोन के समय के स्रोतों को हम खंगालें, उस राजा सरगोन के समय के स्रोतों को हम खंगालें तो उन स्रोतों में हमें एक शब्द मिलता है। उस शब्द का नाम है मेलहुआ। वो शब्द है मेलहुआ। तो विद्वानों ने जब रिसर्च की तो देखा कि ये मेलहुआ शब्द जो है वो और किसी भी सभ्यता के लिए प्रयोग नहीं किया गया है, वो सिंधु सभ्यता के लिए ही प्रयोग किया गया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेलहुआ शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया गया, तो मेलहुआ शब्द का जो प्रयोग है वो सिंधु सभ्यता के लिए ही किया गया था। तो ये सारी बातें हमने जानी। अब इन बातों के अलावा थोड़ी सी बातें और हैं, तो वो देखिए, हम देखते हैं। हाँ, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इस सिंधु घाटी सभ्यता के काल में एक बात है कि मुद्रा की खोज नहीं हो पाई थी। अभी सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा की खोज नहीं हो पाई थी। मुद्रा की खोज नहीं हो पाई थी तो आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार कैसे करते थे? तो वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार किया जाता था, यानी जो वस्तुओं की अदला बदली, एक चीज खरीदी और दूसरी चीज
दे दी उसके बदले में। यानी वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार किया जाता था, चूंकि उस समय मुद्रा की खोज नहीं हो पाई थी। एक फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक बंदरगाह भी हुआ करते थे, जिनके माध्यम से व्यापार आदि कार्य संचालित होते थे। कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह उस समय के थे? तो सबसे पहले हमने यही बताया हुआ था कि लोथल उस समय का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। लोथल के संबंध में 2-3 विशेषताएं भी बताई हुई थी। लोथल गुजरात राज्य में है और ये बंदरगाह जो था वो सबसे पहले बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और जो सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना थी वो भी हमने बताया था कि लोथल में स्थित बंदरगाह ही है। तो लोथल के बारे में हमने, लोथल के बंदरगाह के बारे में फैक्ट बताए हुए थे। तो प्रमुख बंदरगाहों में सबसे जो प्रमुख बंदरगाह था वो लोथल ही था। तो अगर सबसे प्रमुख बंदरगाह पूछा जाता है तो लोथल पर टिक करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से बंदरगाह थे? देखिए, सुतका गेंडोर बंदरगाह था। सुतका गेंडोर के बारे में भी हमने पढ़ा था। क्या विशेषता है? सुतका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और ये इसकी विशेषता ये है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। बताया हुआ था जब पिछली क्लास ले रहे थे तो सुतका गेंडोर की विशेषता बतलाई थी कि ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। तो उस समय सुतका गेंडोर भी बंदरगाह हुआ करता था। आगे देखिए, डाबरकोट, बालाकोट। ये डाबरकोट और बालाकोट स्थल भी पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ही। जिस प्रकार से सुतका गेंडोर बलूचिस्तान प्रांत में है, उस प्रकार डाबरकोट और बालाकोट भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। अब देखिए, रंगपुर गुजरात में यह भी बंदरगाह था। अल्लाह दीनो भी बंदरगाह था। अल्लाह दीनो ये पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। सुतका गेंडोर, डाबरकोट, बालाकोट बलूचिस्तान प्रांत में है और अल्लाह दीनो सिंध प्रांत में है। अल्लाह दीनो भी बंदरगाह हुआ करता था। सुरकोटडा भी बंदरगाह हुआ करता था। सुरकोटडा के बारे में बताया था। सुरकोटडा कहाँ पर है? गुजरात में। विशेष अवशेष इससे मुख्य रूप से कौन सा प्राप्त हुआ है? घोड़े की हड्डी का अवशेष। खैर, ये प्रमुख बंदरगाह थे। अब आइए चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर। आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा हुआ करता था? तो धार्मिक जीवन के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है वो ये है कि इनका धार्मिक जीवन जो था वो लौकिक जीवन पर आधारित था। लौकिक जीवन पर आधारित होने का मतलब यह है कि धर्म का बहुत अधिक वर्चस्व नहीं था। जिस प्रकार से हम आजकल देखते हैं कि धर्म का बहुत अधिक वर्चस्व है, धर्म के नाम पर लोग आपस में लड़ जाया करते हैं, परंतु ऐसा सैंधो समाज में देखने को नहीं मिलता है। सैंधो समाज में धर्म कैसा था? लौकिक जीवन पर आधारित था। धर्म का बहुत अधिक वर्चस्व नहीं था। आगे देखते हैं, मंदिर आदि के प्रमाण नहीं। मंदिर आदि के प्रमाण सैंधो सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। किसी भी प्रकार का कोई मंदिर नहीं मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मात्र देवी की उपासना करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? मात्र देवी की उपासना करते थे। मात्र देवी क्या थी? मात्र देवी की जो मृण मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्तियां हैं, वो अधिकांशता मिली हुई है कहां से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली आदि अन्य स्थानों से। केवल इन्हीं 3 स्थानों से नहीं मिली है, और भी कई स्थानों से मात्र देवी की मृण मूर्तियां मिली हुई हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र देवी की उपासना किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम पढ़ा रहे थे पिछली क्लासों में तो हमने बताया था कि हड़प्पा स्थल से एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जो दिखाया गया है उसको उर्वरता की देवी के रूप में माना जाता है।
उर्वरता की देवी कहें चाहे पृथ्वी की देवी कहें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी, पृथ्वी की देवी की भी पूजा किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, तो प्रमुख देवता पशुपतिनाथ थे। ये पशुपतिनाथ की मोहर कहां से प्राप्त हुई है? बताया था मोहनजोदड़ो से। कौन सी महत्वपूर्ण देवी थी? वो मातृ देवी थी। लेकिन अगर देवता पूछा जाता है, प्रमुख देवता, तो पशुपतिनाथ थे। आगे पढ़ते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस की पूजा करते थे? नाग पूजा हुआ, लिंग योनि पूजा हुआ, वृक्ष पूजा हुआ, पशु पूजा हुआ, जल पूजा हुआ आदि की भी पूजा किया करते थे। और देखिए एक विशेषता और है, स्वास्तिक चिन्ह। आप लोग जानते हैं स्वास्तिक चिन्ह को। इस स्वास्तिक चिन्ह का जो सबसे पहला प्रमाण है वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिलता है। ध्यान रखेंगे, स्वास्तिक चिन्ह का पहला प्रमाण सैंधो सभ्यता में ही देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्य की भी पूजा किया करते होंगे। सूर्य की पूजा भी किया करते होंगे, तभी स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण भी हमको इस सभ्यता में देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अग्नि पूजा करते थे। बताया था हमने कि अग्निकुंड, हवन कुंड के अवशेष कुछ स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कुछ स्थानों में प्रमुख रूप से लोथल और कालीबंगा हुआ। तो लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के अवशेष मिले, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये अग्नि की पूजा किया करते थे। आगे देखिए, ये तंत्र मंत्र पर भी विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र पर भी विश्वास करते थे। ऐसे साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने सिंधु घाटी सभ्यता की अनेक विशेषताओं को पढ़ा, उनके सामाजिक जीवन को पढ़ा, उनके राजनीतिक जीवन को, उनके आर्थिक जीवन को, उनके धार्मिक जीवन को, उनका नगर नियोजन, उनकी मोहरें आदि सभी विशेषताएं सिंधु घाटी से संबंधित पढ़ ली गई हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। देखिए, कोई भी सभ्यता हो, अगर उसने जन्म लिया है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उस सभ्यता का पतन भी होगा। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। प्रत्येक वस्तु का एक न एक दिन पतन होना है। इसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का भी पतन हुआ। सिंधु घाटी पतन कैसे हुआ? तो अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार दिए। कुछ विद्वानों ने कहा कि सिंधु घाटी का सभ्यता का पतन महामारी के कारण हुआ। कुछ विद्वानों ने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। कुछ विद्वानों ने कहा कि आर्यों ने आक्रमण किया सिंधु सभ्यता पर, ऐसे पतन हो गया। इस बात को सिरे से खारिज भी कर दिया गया, क्योंकि भाई आर्यों का अगर आक्रमण हुआ सिंधु घाटी सभ्यता पर, तो आर्य लोगों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी और जो सैंधो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो आखिरकार नगरीय सभ्यता से फिर ग्रामीण सभ्यता में कैसे पहुंच गए, डिमोशन कैसे हो गया? तो ये बात सिरे से खारिज कर दी गई। हालांकि तो हम देखते हैं इस प्रकार से कई सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बताए गए। खैर, हम उन पर ध्यान नहीं देंगे। हम जो महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ। जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण है वो बाढ़ को माना गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी पतन का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, तो बाढ़। तो ये दोस्तों हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का आज आखिरी चैप्टर पढ़ा। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण हुआ और लगभग किसी भी एग्जाम को देने आप जाएंगे और अगर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न आया हुआ है तो 100% आप सभी ऑब्जेक्टिव्स इस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कर पाएंगे। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।